नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विनीत जी के साथ में घटी एक बहुत ही डरावनी कहानी बताने वाला हूँ। उन्होंने मुझे ये कहानी इंस्टाग्राम पर भेजी थी। मेरे इंस्टा आईडी इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, जिसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विनीत जी ने जब मुझे ये घटना भेजी तो उन्होंने इस घटना को एकदम रियल स्टोरी बताया और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने इस कहानी में कुछ भी छुपाया नहीं है और कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है, जो है एकदम रियल है। विनीत जी के साथ में ये घटना 2008 में घटी थी। उस वक्त वो 18 या फिर 19 साल के थे। उनको क्लियर एज याद नहीं है। खैर, अब आगे की कहानी मैं आपको विनीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम विनीत है। मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। कानपुर में मेरा गांव था। मेरा घर मध्य प्रदेश में था। मैं अपने नाना नानी के घर आया हुआ था। मेरे नाना नानी के घर के पास में ही एक भैया रहा करते थे, जिनका नाम राहुल था। वो मुझसे सिर्फ 5 साल बड़े थे। उस वक्त मेरी उम्र 18 या 19 साल की थी। वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे। जब मैं नाना नानी के घर 2008 में गया था, उस वक्त राहुल भैया घर में नहीं थे। वो पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन 5 दिन बाद वो वापस आ गए थे। मैं राहुल भैया को बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत ही संस्कारी आदमी हैं। वो बड़ों का बहुत आदर करते हैं। लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई कर कर वापस गांव आए तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस मैंने नोटिस किए। जैसे कि उनके बोलने में एक अलग सा त्रास आ गया था। वो सबके साथ एकदम बदतमीजी से बात किया करते थे और बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे। जहाँ वो पहले लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे, अब लड़कियों के साथ में बदतमीजी करने पर 2 मिनट में उतारू हो जाते थे। लेकिन वो मेरे साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करते थे। वो मेरे साथ जैसे पहले थे, वो अभी भी मेरे साथ वैसे ही थे। मैं उनके साथ रोज़ शाम को हमारे गांव के बाहर जाता था घूमने फिरने के लिए और रात के करीबन 8 साढ़े 8 बजे तक वापस आ जाता था। मेरे मम्मी पापा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो राहुल भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि जब वो पढ़ाई कर कर वापस आए थे और उनके अंदर जो चेंजेस आए, वो मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो समझ चुके थे कि राहुल भैया को बाहर की आदत लग गई है। वो सिगरेट पीने चालू कर दिए थे। उन्होंने शराब पीनी भी चालू कर दी थी। जितनी भी गलत चीज़ें एक इंसान कर सकता है, वो सारी चीज़ें अब राहुल भैया कर रहे थे। और इसी चीज़ को देखते हुए मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं राहुल भैया के साथ में घूमूं, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा की एक भी नहीं सुनता था। मैं रोज़ राहुल भैया के साथ में दोपहर में घूमने निकल जाता था उनकी साइकिल पर और शाम को वापस आता था, क्योंकि वो मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। मुझे बहुत कुछ खिलाते पिलाते भी थे, इसलिए मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते थे। फिर एक नॉर्मल सा ही दिन था जब मैं राहुल भैया के साथ दोपहर में उनकी साइकिल पर रोज़ की तरह घूमने के लिए निकला। शाम को जब हम लोग वापस आ रहे थे, तब मेरे साथ यह बहुत ही डरावनी घटना घट गई थी, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दरअसल हुआ ये था कि जब हम वापस आ रहे थे तो एक ब्रिज पर बीचों बीच राहुल भैया ने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और साइकिल खड़ी कर कर वो साइकिल से नीचे उतरे और पास में ही एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जिसके नीचे जाकर वो खड़े हो गए और ऊपर की तरफ देख रहे थे। और ऊपर की तरफ देखते हुए ही वो अपना सर पेड़ पर मार रहे थे। वो ज़्यादा ज़ोर से पेड़ पर अपना सर नहीं मार रहे थे। उनकी जो ठुड्डी थी वो पेड़ को टच हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं मार रहे थे, इसलिए उन्हें कोई चोट भी नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसी अजीबोगरीब हरकत वो कर रहे थे, जिसके चलते मैं साइकिल के पास में ही खड़ा था और वहीं खड़े होकर ही मैंने उनका आवाज़ दी, राहुल भैया, ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं उनके थोड़े से पास गया।
अभी भी मैं उनके एकदम क्लोज रेंज में नहीं था, मैं उनसे अभी भी थोड़ा सा दूर ही था। मैंने फिर आवाज़ दी। राहुल भैया, ये आप क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे करके डर लगना शुरू हो गया था, इसलिए मुझे पसीना आना भी शुरू हो गया था। मैंने राहुल भैया को एक बार फिर से आवाज़ दी, राहुल भैया चलो घर चलते हैं। इस बार राहुल भैया ने जवाब मुझे दिया, लेकिन इस बार उन्होंने जो जवाब मुझे दिया वो आज भी जैसे मेरे कान में गूंजता है। उन्होंने मुझे जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। जी हाँ, ये किसी लड़की की आवाज़ थी जिसमें राहुल भैया मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें ज़िंदा खा जाऊंगी। शुरुआत में तो मुझे लगा कि शायद राहुल भैया मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा ये वहम भी टूट गया, क्योंकि ये कहने के करीबन 5 से 10 या 15 सेकंड बाद राहुल भैया मेरी तरफ मुड़े, और जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़े तो मैंने देखा कि उनके आँख के अंदर जो कंचा होता है वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में डायरेक्ट मुझे ही देख रहे थे। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा डरावना था। वो मुझे गुस्से में देख रहे थे, करीबन 10 से 15 सेकंड गुस्से में मुझे देखने के बाद उन्होंने अपने हाथ और पैर पीछे की तरफ करे और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से उनको पेड़ के ऊपर चढ़ने में करीबन 7 से 8 सेकंड लगे, और उसके बाद वो एक डाली पर जाके बैठ गए और किसी चुड़ैल की तरह लग रहे थे। वो मंज़र बहुत ही डरावना मंज़र था। ये देखकर मैं और ज़्यादा डर गया, और उसके बाद मैं वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से भागने लगा तो राहुल भैया ज़ोर से चिल्लाए और मेरी तरफ भागे। इस चीज़ को देखकर मैं और ज़्यादा डर गया। एक तो उनकी आंखें सफ़ेद रंग की थी, और वो एक लड़की की आवाज़ में चिल्ला रहे थे, और उस लड़की की आवाज़ में भी ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो। इतना भयानक मंजर मेरे सामने चल रहा था। मैंने उनकी साइकिल भी वहीं छोड़ दी थी, और जितना दम लग सकता था पूरा दम लगाकर मैं भागा और अपने घर आ गया। मैं पूरी तरह से काँप रहा था। मेरे नाना नानी ने मुझे संभाला, और उसके बाद मेरे मम्मी पापा को भी बुलाया। वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरे मम्मी पापा आए और उन्होंने मुझे संभाला, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। लेकिन उस वक्त तो मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैंने उस रात तो कुछ नहीं बोला। अगली सुबह जब मेरी हालत थोड़ी सी ठीक हुई तो मैंने मम्मी पापा को बताया कि कल रात क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरे नाना जो हैं वो बहुत आसानी से समझ गए कि राहुल भैया के अंदर ये जो चेंजेस आए हैं वो उनको बाहर की लत नहीं लगी है, बल्कि उनके शरीर के अंदर किसी लड़की की आत्मा घुस आई है जो कि उनसे ये सब करवा रही है। मेरे नाना जी एक पंडित जी भी थे, जिसके चलते उन्होंने राहुल भैया को अपने पास में बुलाया। लेकिन राहुल भैया किसी के भी हाथ नहीं आ रहे थे। हम लोगों में से बहुत लोगों ने उनको पकड़ने की भी बहुत कोशिशें करी, लेकिन न जाने कहां से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनके अंदर 100 हाथियों का बल आ गया हो। वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किलों के बाद राहुल भैया को कब्ज़े में लिया गया। उनको एक खाट से बांध दिया गया। उनके हाथ पैरों को मोटी मोटी रस्सियों से करीबन 5 से 6 बार लपेटा गया, लेकिन वो इतने ज़्यादा झटपटा रहे थे कि उनको देखकर मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये इस रस्सी को तोड़कर आज़ाद ना हो जाएं, और अगर ये आज़ाद हो गए तो हम सबको मार डालेंगे। क्योंकि ये जब रस्सी से बंधे हुए थे तो वो बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ हमें दे रहे थे। दरअसल उनके अंदर जो आत्मा थी वो हमें गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। शरीर तो राहुल भैया का था, लेकिन आवाज़
उस आत्मा की थी जो कि राहुल भैया के शरीर के अंदर प्रवेश की गई थी। मेरे नाना ने सबसे पहले तो एक यज्ञ किया जो कि राहुल भैया के एकदम पास में ही करा गया था। यज्ञ जैसे ही चालू हुआ उसकी वजह से राहुल भैया के अंदर बसी हुई आत्मा और ज़ोर से चिल्लाने लगी और फिर थोड़ी ही देर बाद गिड़गिड़ाने लगी। जहाँ वो पहले तेवर दिखा रही थी वहाँ अब वो गिड़गिड़ा रही थी। और फिर करीबन 5 से 10 मिनट तक वो यज्ञ चलने के बाद वो आत्मा राहुल भैया के अंदर से गायब हो गई थी और राहुल भैया अब बेहोश हो गए थे। उस यज्ञ के दौरान मेरे नाना जी बहुत तेज़ एक मंत्र पढ़ रहे थे जो कि बहुत ही अजीब मंत्र था। ऐसा मंत्र मैंने पहले कभी नहीं सुना था। खैर इसके बाद राहुल भैया के हाथ पांव खोल दिए गए और फिर उनको जगाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे नाना ने कहा कि इनको ज़्यादा जगाने की कोशिश मत करो, ये थोड़ी देर बाद खुद ही उठ जाएंगे। उसके बाद हम सभी लोग उसी रूम में बैठे रहे जहाँ पर नाना जी ने यज्ञ किया था। करीबन 2 घंटे बाद राहुल भैया उठे और जब हमने उनसे उनकी हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। फिर हम लोगों ने उनको पूरी कहानी बताई कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था। खैर ये थी वो डरावनी घटना जिसके बारे में मैं जब भी किसी को कुछ भी बताता था तो कोई भी यकीन नहीं करता था, क्योंकि इंसान अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो दुनिया के बाकी रहस्यों को उजागर कर सके। लेकिन मैंने ये जो घटना को एक्सपीरियंस किया इसके बाद मैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल यकीन करने लगा हूँ। इसके बाद राहुल भैया को फिर कभी भी बाहर नहीं भेजा गया और उन्होंने आगे की जो पढ़ाई करी वो वहीं पर रहकर कंप्लीट कर ली और वो अब एक नॉर्मल तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।